नमस्कार साथियों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे मॉडल पेपर पर बात करने वाले हैं। आप सभी, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं पेपर में इसी तरीके से प्रश्न आप सभी के पेपर में बनाए जाते हैं, तो हर क्वेश्चन को हम सभी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक और आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र, और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे मित्र कह रहा है, वह कह रहा है दोस्त ध्यानपूर्वक कह रहा कि कथन की क्वेश्चन है। करा कथन में करा एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। करा कि एक कितने दिन में, एक चलता है 11 मंथ में और एक चलता है 15 मंथ में। करा कि तर्क देता है, करा व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, और करा कि निम्न में से या सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। करा ए और आर दोनों गलत है। दोस्त, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरी तरीके से जो कथन की बात हो रही है, जो कथन में कह रहा है वह कथन पूरी तरीके से राइट आंसर है। देखिए दोस्त, ऐसा आप कह सकते हो कि हर व्यक्ति, हर बच्चा एक ही टाइम पर चल नहीं सकता। देखिए ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का विकास एक साथ होगा। देखिए कह रहा कि एक 11 मंथ में, एक 15 मंथ में, और ऐसा स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उसके वंशन क्रम उसके वातावरण पर यह डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, उसी पर डिपेंड करता है। और सही बात पूरी तरीके से ऐसा हो सकता है, चलना सीखता है और इस वजह से चलना सीखता है क्योंकि विकास का भिन्न भिन्न दरों पर होता है। इसलिए जो कथन है वह भी सही है और तर्क पूरी तरीके से कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसलिए दोस्त, जो आपका राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे, आगे सेकंड नंबर की चर्चा करेंगे। इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न संख्या सेकंड की चर्चा करते हैं। सेकंड नंबर का रहा दोस्त आप सभी के सामने, करा विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? करा कि आनुवांशिक बनावट पर या भौतिक वातावरण पर या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर या फर्स्ट सेकंड या करा सेकंड थर्ड या फर्स्ट और थर्ड या फिर अब करा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे मित्र और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होने की संभावनाएं हैं। तो विकास डेवलपमेंट से संबंधित जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं जो आनुवांशिक बनावट है, जो जेनेटिक मेकअप है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वह भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए इसी के दौरान, इसी के माध्यम से बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। और इसलिए दोस्त फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी राइट हैं और जब तीनों सही हैं तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन संख्या डी बनेगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कर किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञान विकास को समर्थन देता है? कर किस ऐसी अवस्था बताएं जिस अवस्था में प्रतीकात्मक जो खेल है वह बढ़ता है, जो सिंबॉलिक जो प्ले है, जो सिंबॉलिक प्ले है उसका महत्व बढ़ता है, वह इंक्रीज होता है। और उसको किस और बात करें जो संगम विकास का समर्थन देता है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए जब हम बात करते हैं मित्र प्रतीकात्मक खेल की बात की जाती है तो या जो अवस्था की बात करेंगे, देखिए ये जीन पियाजे के माध्यम से आपसे पूछ रहा है। जब प्रतीकात्मक खेल जब आप चर्चा करते हैं तो जीन पियाजे महोदय कहते हैं इसका विकास होता है पूर्व बाल्यावस्था में। कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या इसे हम बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज की बात करेंगे तो इसका एज होता है 2 से 7 वर्ष।
और चर्चा जब आप बात करते हैं सिंपल सी बात अगर करें तो इसकी अवस्था बोली जाती है पूर्व बाल्यावस्था, भी इसे भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? पूर्व बाल्यावस्था ही भी इसे बोला जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था का एज होता है 2 से 6 वर्ष। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या हैं, अपने आप में सही, दोनों एक ही मैच कर रहा है। और जब दोनों एक ही बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा। और करेक्ट ऑप्शन आपका बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की चर्चा कर। निम्न में से बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? करा कि कौन सी ऐसी है जो प्रारंभिक संस्था होगी बच्चों के समाजीकरण का? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? करा कि क्या आपकी किताबें या पत्रिकाएं, या फिर करा दोस्त मीडिया, या फिर आपका धार्मिक संस्थान, या परिवार? तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर वाइज चीज़ों आपको कवर कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि जब समाजीकरण की बात की जाती है तो प्राथमिक समाजीकरण की जब बात की जाती है, प्राइमरी एजेंसी की बात की जाती है, तो उसमें ऐसे चीज़ों को रखा जाता है जहां पर बच्चा स्वयं पहुंच जाता है। तो स्वयं कहां पहुंच रहा है? परिवार में ही तो आपका प्राथमिक है और सबसे मुख्य माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों आपका परिवार या फैमिली इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। मैंने हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को, मैं चैप्टर वाइज चीजें जब कवर कर रहे थे तो हर चीजों को मैंने आपको समझाया है। बस आपको ध्यानपूर्वक बस पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है और आंसर करते हुए चलना है। चलिए 5th नंबर की चर्चा करते हैं। करे एक 5 वर्ष की बच्ची, अच्छा करे कि 5 वर्ष की बच्ची है या तर्क करने में विफल रहती है। कोई तर्क है जो करने में क्या रहती है? विफल रहती है। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। करे जब पानी को लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो कहते पानी की मात्रा समान रहती है। तो पानी की मात्रा समान रहती है, पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? देखेंगे करा कि यहां पर समान नहीं होगा, असमान की बात होगी। क्या देखेंगे? यहां समान की मात्रा नहीं होगी। यहां पर कह रहा है कि पानी की मात्रा, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लगता है कि गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। करा की मात्रा क्या रहती है? करा समान। देखेंगे अच्छे से, पहले ध्यानपूर्वक। करा 5 वर्ष की बच्ची है, वह क्या करती है? कहती एक तर्क देती है, विफल रहती है। जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े गिलास में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। इसके अनुसार, पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? क्योंकि कहते हैं वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह क्षेत्रीय व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकात्मक इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती है। देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा। जी कि मात्रा समान रहती है। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन जो है, बात की जाए विफल रहती है ना, यहां पर देखिए क्वेश्चन यहां पे है बताले में, या विफल रहती है 5 वर्ष की बच्ची है। देखेंगे क्वेश्चन को पहले करें कि कौन सी वह बच्ची क्या बताने में विफल रहती है? 5 वर्ष की बच्ची है, वह विफल रहती है कि भाई साहब जब हम एक पतला गिलास है और उसे चौड़े गिलास में पलटा जा रहा है तो बताने में सफल नहीं हो पा रही है कि भाई पानी की मात्रा क्या है? वह समान है। तो इसका मतलब 5 वर्ष का जब बात करते हैं तो जीन पियाजे की बात की जाती है तो इसे हम बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखेंगे। किस में रखेंगे? पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखेंगे। और इसकी एज की बात करें तो 2 से 7 वर्ष होता है, ऐसा आपको पहले से पता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे बोला जाता है। तो दोस्तों करा कि या इसके पीछे क्या राय होगा, क्या चीजें होंगी? अब विफल रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है? उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है और इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन होगा। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है और इसीलिए दोस्त आपका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं, आज आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? ध्यान देंगे कर इनाम या सांस्कृतिक उपकरण या स्कीमा या संज्ञानात्मक द्वंद्व। देखिए संज्ञानात्मक जो द्वंद्व है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज वाला, जैसे आपको होता नहीं कि आप कहा जाता है कि आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं,
तो ऐसी बात कोई नहीं करता था। वाइगोत्स्की महोदय ऐसा करते ही नहीं थे, गलत होगा। स्कीमा किसका है? जीन पियाजे का है, तो जीन पियाजे नहीं होंगे क्योंकि वाइगोत्स्की के हिसाब से माना जाएगा। अच्छा, इनाम व्यवहारवादियों का है, वैसे भी कर गया। अब रही बात ए ऑप्शन, अगर आपको नहीं आ भी रहा है तो भी आप राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम वाइगोत्स्की के अनुसार मानते हैं। वाइगोत्स्की मानते थे कि जो संज्ञानात्मक, जो आपके सांस्कृतिक उपकरण है उसके माध्यम से हम सीखते हैं, और राइट आंसर क्या होगा? वह कल्चरल टूल्स हो जाएगा, और बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। ध्यानपूर्वक और समझते हुए चलेंगे, और इसी तरीके से पेपर में आपके घुमा घुमा के चीजें पूछी जाती हैं, और मॉडल पेपर के थ्रू हम सभी बात कर रहे हैं। आप सभी चाहे सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या सेकेंड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए, ले वाइगोत्स्की की बात हो रही है, और ले वाइगोत्स्की मानते थे कारक की भाषा, परिपक्वता, संगठन या संतुलन। देखिए मित्र, वाइगोत्स्की अगर बात की जाए तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत कहलाता है वह सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से बोला जाता है, जो इसे हम बोलते हैं सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो सोशियो कल्चरल थ्योरी में बात किया जाए, उनका मानना था बच्चा किससे सीखता है? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज से क्या होता है? इंटरेक्शन करता है, और इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करता है, और बच्चा सक्रिय एक निर्माता है और अपने ज्ञान की सृजन खुद से कर लेगा। मतलब सक्रियता से साथ, और वह बच्चा अंतःक्रिया करके सीख जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके मानना था कि ले वाइगोत्स्की की बात की जाए तो इनका मानना था कि भाषा विकास को, भाषा क्या है? वह संज्ञान विकास को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, निर्देशित करती है और हेल्प करती है, और इसीलिए दोस्तों इनके लिए भाषा इंपॉर्टेंट था। वहीं पर अगर जीन पियाजे पूछ लेता तो जीन पियाजे के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? वह विचार इंपॉर्टेंट था, और लेकिन आपसे पूछा ले वाइगोत्स्की तो लैंग्वेज इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, परिपक्वता, संगठन और संतुलन, ये अगर तीनों शब्द की बात की जाए तो ये तीनों शब्द आपके किसके हैं? ये तीनों शब्द आपके जीन पियाजे के शब्द हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, क्या परिपक्वता जीन पियाजे का शब्द है, मानते थे जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें से जो राइट आंसर होगा वह 7 का ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की चर्चा करा। समूहों में चर्चा करना, समूहों में क्या करना? चर्चा करना, और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की, पाठ पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की, या व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष की? कि समूहों में चर्चा करना किसमें? जो डिस्कसिंग करना वह किसमें करना? ग्रुप्स में करना। देखिए, ग्रुप्स, डिस्कसिंग इन ग्रुप्स एंड द पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आर दी। जो बात कीजिए विशेषताओं की बात हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विशेषता की जब आप चर्चा कर रहे हैं किसके? शिक्षक छात्र की जो संबंध की बात हो रही है, सकारात्मक की बात हो रही है, तो ऐसा मानता था प्रगतिशील कक्षा कक्ष, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव क्लासरूम। और राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, पाठ पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष ऐसा नहीं मानता कि भाई साहब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी के साथ चीजें साथ करें, तो ये प्रगतिशील क्लासरूम मानता है। और प्रगतिशील की बात की जाए, जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक की बात की जाए, तो आप जानते हैं कौन बोले जाते हैं? जॉन डेवी बोले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, या बात की जाए इसलिए जॉन डेवी बोले जाते हैं, और राइट आंसर होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करते हैं 9th नंबर के लिए। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, जो पूछ रहा है स्टूडेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है। मतलब क्लास, जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट कैसे क्या बिहेव करता है? अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखती। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब चर्चा करते हैं
तो इसमें से बात की जाए अगर अपने स्वयं के सीखने से ज्यादा भूमिका नहीं रखते, तो ऐसा नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में भी बात की जाए तो हर बच्चा सीखने की कोशिश करता है और आप सीखता भी है, लेकिन करा कि अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। तो भैया साहब भूमिका रखते हैं ऐसा आप नहीं कह सकते हो, और यह सेंटेंस अपने आप में गलत है। चलिए, ज्ञान के एक सक्रिय निर्माता होते हैं, और एकदम बात सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा वह, क्या होगा बात करें, वह होगा आपका बी ऑप्शन, कोरी पट्टी के रूप में आदर्शवाद देखता है, या गलत होगा। और निष्क्रिय रूप से तो अपने आप में गलत ही है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पूरी तरीके से राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, ध्यान पूर्वक समझते हुए चलेंगे। चलिए, कोहलबर्ग का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो कोहलबर्ग के बारे में मैंने आपको कई बार बताई है, और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत कहलाता है वह नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करेक्ट, कोहलबर्ग के किस चरण में, कोहलबर्ग का कौन सा ऐसा चरण है जिसमें व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। देखिए दोस्तों, जब आप बात करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने अपने या नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें 3 स्टेज में इसको कन्वर्ट किया, और हर स्टेज में उन्होंने 2 सब स्टेज की बात की। टोटल मिलाकर 6 सब स्टेज थे और 3 स्टेज थे। अच्छा, इसमें बात की जाए तो इसमें उनका मानना था, तो पहले में कहते थे भाई साहब जो हम निर्णय लेते हैं वह एक किसके आधार पर, वह हमारे कोई बाहरी हमको नैतिकता की पाठ पढ़ाता है, कोई नैतिक जानकारी मुझे बाहर से कोई देता है, पहले स्टेज में। दूसरे में कहते थे कि हम परंपरा के हिसाब से जो माहौल चल रहा उसके हिसाब से हम नैतिक निर्णय लेते हैं। अच्छा, तीसरे में उन्होंने बताया कि हमने जो हमारा निर्णय लेने का आधार होता है वह समाज से या नैतिकता से उठकर लेने की कोशिश करते हैं, वह परंपरा से उठकर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ले रहा है। जब अपने हिसाब से ले रहा है इसका मतलब होगा तीसरे स्टेज में जाएगा। और तीसरे स्टेज में उन्होंने बताया 2 तरीके से हम निर्णय लेते हैं। एक लेते हैं भैया सामाजिक अभिन्यास के हिसाब से, सामाजिक अनुबंधन के हिसाब से, और जो दूसरा लेते हैं वह सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर लेते हैं। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का या दूसरे का पहला है, तो इसलिए तो यह बनेगा नहीं। सामाजिक अनुबंधन की बात करें तो सामाजिक अनुबंधन आपका क्या होता है, या दूसरे का होता है या तीसरे का पहला बोला जाएगा। और सामाजिक व्यवस्था की बात करें या दूसरे का दूसरा बोला जाता है। और इसकी बात करें सार्वभौमिकता की बात करें तो तीसरे का दूसरा। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्योंकि हम किसके स्व विवेक के आधार पर, मतलब समाज हमें कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारा जो राइट आंसर होगा वह हमारा क्या बनने जाएगा, वह हमारा दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, आगे बात की जाए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों के मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्रकृतिवादी, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक या स्थानिक, कौन सा होगा। कह कि किसमें, वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाएं, भावनाओं, व्यवहारों को समझ जाए। जब दूसरे की मनसाएं, भावनाओं को जानने की बात होती है और हार्वर्ड गार्डनर की वजह से बात की जाए तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं। कहते हैं इसमें से जो ज्यादा आप सभी के पेपर पूछे जाते हैं वह ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं दोस्तों वह आपका अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक वाला पूछा जाता है। एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पूछा जाता है। और इंटरपर्सनल की बात की जाए तो जो दूसरे की इच्छाओं मनसाओं को समझ जाए वह इंटरपर्सनल बोला जाता है। और इंट्रा होता है जो आप खुद के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, दूसरे की मनसाओं की बात हो रही है। जब दूसरों की मनसाओं की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं दोस्तों आपका क्या बनेगा, वह आपका इसमें से बनेगा, जब दूसरों की बात करें तो अंतर वैयक्तिक बनेगा और जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यहां पर इंट्रा होना चाहिए ध्यानपूर्वक। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बने जाएगा। और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपकते हैं और आपसे गलतियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 12 नंबर की चर्चा करा कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, जब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, करा कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। करा कि स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। कल उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। करा अपने माता पिता को घर पर ही स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जब आप जानते हैं एनईपी की बात की जाए, एनईपी त्रिभाषा फार्मूला को अपनाती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वह बात करता है कि आपका जो बात की जाएगी वह त्रिभाषा फार्मूले पर बात की जाए। तो प्राथमिक भाषा के रूप में जो प्राइमरी लेवल पर बात की जाए वह भाषा मातृभाषा पर अपनाती है कि भाई साहब जो आपको शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा। तो इसलिए जब बात करें तो बच्चे जब प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं मातृभाषा के आधार पर हमें पढ़ाना है। तो कहा कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, एकदम है। जब अनुमति मातृभाषा के हिसाब से देंगे तो उन्हें अपना क्लास में अपने अपनत्व का लगेगा होना और उसी हिसाब से बच्चा सीखता जाएगा, एकदम ठीक है। करा क्योंकि अभिव्यक्ति क्या होगी, महत्वपूर्ण है और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बनेगा। बी में करा कि ना बोलने पर जुर्माना, तो ऐसा कुछ नहीं है, यह बात गलत होगा। करा कि यहां पर करा कि एक अलग भाषा है विद्यालय की, ऐसी कोई बात नहीं है। करा माता पिता को घर से बोले कि घर पर ही सिखाएं, तो या तो सारी चीजें फर्जी ऑप्शन है। तो 12 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की चर्चा करा कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़ियों के चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। तो दोस्तों कहा कि लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति क्या है, एक भेदभाव है, जेंडर के प्रति एक पक्षपात है और कहीं ना कहीं जेंडर, क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है, सोचते हैं लोग कि लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं और लड़के किसके साथ सीखते हैं, अक्सर यांत्रिक चीजें, मतलब कहीं ना कहीं वह कार के साथ या इस तरीके से उपहार में, जब आप देखते होंगे बर्थडे होता है तो लड़कियों को इस तरीके से गिफ्ट मिलता है दूसरे तरीके से और लड़कों को दूसरे तरीके का गिफ्ट दिया जाता है। ऐसी भावना जेंडर पक्षपात को बढ़ाता है और इसीलिए दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा जेंडर बायस और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन होगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आगे बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 करा कि एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने या व्यक्तिगत बात को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मतलब जो व्यक्तिगत बच्चे बात कर रहे हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन को देखेंगे, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। करा कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब बच्चे खुद से बातें करते हैं, जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, जब बातें, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत जरूरी है जब बच्चे एक अपने बीच एक कम्युनिकेशन, एक संप्रेषण का रास्ता अपनाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसे हतोत्साहित करने की बात नहीं होगी, इनकरेज की बात नहीं होगी और इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे जो बात करे, इसे बात किया जाए, इसे डिस्करेज की बात नहीं होगी, इसे इनकरेज की बात होगी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो इनकरेज्ड करना चाहिए क्योंकि
और इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, एक अपने रास्ते बनाने में मदद मिलती है, एक अपने पहचान बनाने में मदद मिलती है। और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ हतोत्साहित की बात हो रही है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी हतोत्साहित की बात हो रही है, गलत होगा। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे का सेंटेंस सही, लेकिन इससे शिक्षक की जिम्मेदारी कम नहीं होती है, जिम्मेदारी उतनी ही रहती है, लेकिन इससे बच्चे में सीखने में मदद मिलती है। और जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल उठाने के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही नहीं है, क्लास में पूछने की बात की जाए, सवाल उठाने की बात की जाए। कह रहा विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। कह रहा विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। या विद्यार्थियों को क्लास में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कह वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आपको लगता है कि नहीं होगा, कौन सा इसमें से सेंटेंस गलत होगा। अच्छा, हमें जो गलत होगा वही पहचानना है। तो क्या इसमें से कह रहा है कि ए ऑप्शन की चर्चा करते हैं, कह रहा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है। क्या जब आप किसी से पूछते हैं तो उनका टेस्ट लेना होता है। तो कह रहा कि मुख्य रूप से जो उसका पूछने का मतलब होता है उनका होता है कि भाई साहब परीक्षण करना। तो यही चीजें गलत हैं, उनके टेस्ट लेने की बात नहीं होती है। उनमें मूल्यांकन इस वजह से की जाती है क्योंकि उसमें सुधारा जाए और अलग से चीजें अगर बच्चे को जानकारी नहीं है तो कुछ अलग से उसे जानकारी देने की कोशिश की जाए। और यही सेंटेंस गलत है। जब सेंटेंस गलत है तो हमारा वही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट में होगा ए ऑप्शन। जो विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है, जो एनालिटिकल हैं, जो कहीं ना कहीं एनालिटिकल जो एक एनालिसिस वाले प्रश्न हैं, वह कैसे होंगे। जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो क्या होता है, बच्चों में समालोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वह उसको मदद मिलती है, उसको सहायता मिलती है। या तो पॉजिटिव है, अच्छा सी ऑप्शन में भी पॉजिटिव है, क्योंकि क्लास में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और एकदम चलना चाहिए, जिससे बच्चों में जो गतिविधियां हैं जो और भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बारीकताओं के साथ सीखते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की चर्चा करते हैं और आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। मतलब जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इनमें से कौन सा सहायक होगा, कौन सा हेल्पफुल होगा। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 16 नंबर है और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, क्या आप समावेशी क्लासरूम्स का मतलब यह होता है कि भाई साहब उनके बीच स्पर्धा को बढ़ाना, उसके बीच कंपटीशन को बढ़ाना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यह गलत होगा। अनम पाठ्यक्रम और अनम कैलेंडर, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इनफ्लेक्सिबल जो करिकुलम और इनफ्लेक्सिबल आपके बात की जाए स्कूल कैलेंडर, तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अच्छा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, और ऐसा होता है जो समावेशी का क्या मतलब होता है कि उनके आवश्यकता के अनुसार हम क्या करें, उचित आवास दे। और राइट आंसर हमारा बनेगा सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। डी में करा सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, और ऐसा मानना बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र है, न कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र है। तो दोस्तों आपका जो 16 का बनेगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 करा कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य, या फिर पठन वैफल्य, या भाषा वैफल्य, या गति समन्वय वैफल्य। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, मैंने आपको बताया है समावेशी से क्वेश्चन और अधिकांश अक्षमता से आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन और इस तरीके से पैटर्न पर आधारित मैंने आपके सामने कई प्रश्नों को रखा है। कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है।
तो कहीं ना कहीं क्या गुणज वैकल्य करेगा, गणना संबंधित पठन तो आप करेगा, जहां पठन होगा वहां पढ़ने में दिक्कत होगा, भाषा में वहां होगा जहां भाषा नहीं तरीके से, या इसमें से क्या होगा गति समन्वय, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो आंख के संतुलन और तालमेल और शारीरिक निपुणता में जो प्रभावित करता है उसे बोला जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी होगा, जिसे हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। और करेक्ट ऑप्शन होगा गति समन्वय फल, डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, जिन्हें क्या है? जिन्हें दृष्टि बाधिता है, करा कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कर आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़े। करा कि इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे। करा विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करे। करा उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे। तो बच्चे को क्या है? करा दृष्टि बाधिता है, तो इन बच्चों को शामिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन बच्चों को शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए भाई साहब? इसे क्या है? इसे दृष्टि बाधिता है और इसको समावेशन करना, सफल समावेशन के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? एकदम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे। करा कि भाई साहब जब उसे दृष्टि बाधिता है तो आसपास की चित्रकारी सामग्री को में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। एकदम सही है। कहीं ना कहीं क्या करेंगे? तो जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो मौखिक रूप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बनेगा। बी में करा इन विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स दे। तो जब हस्तलिखित नोट्स देंगे तो उसे दिखाई नहीं देता है, चाहे नोट्स दे दो या कुछ भी दे दो, उसे क्या पता है? तो बात तो गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। करा कि विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करे। भाई जब उसे नहीं दिखाई तो ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, कहीं पे लिखिए, कोई मतलब होगा क्या? इसका कोई मतलब नहीं होगा, ना बी होगा ना सी होगा। करा उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में, तो आप जानते हैं किसी बच्चे को अलग संकाय में या किसी डिपार्टमेंट में क्या करना है? उसे नहीं ले जाना है फैकल्टी में। तो इसलिए दोस्तों यार आपका बात गलत होगा डी, क्योंकि समावेशी क्लासरूम कहता है सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देने की बात करता है, और 18 नंबर के लिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। कल जनजातीय समुदायों, ध्यानपूर्वक, कल जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? अच्छा, कोई बच्चा अगर मान लीजिए एक शिक्षिका की बात कर रहा है, आपकी ड्यूटी आपके सोनभद्र जैसे क्षेत्र में लगता है और आपको क्या होता है वहाँ जनजाति समूह के बच्चे हैं, तो एक सफल समावेशन के लिए करा कि जब किसे हमें बचना चाहिए, मतलब किससे हमें क्या कार्य इसमें से ना करे, जो ऐसा आप अगर ड्यूटी लगने के बाद इसमें से आपको ऐसा कौन सा कार्य मिले होगा जो आप नहीं करेंगे, ऐसे पूछ रहा है। और उन्हें दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करेंगे। तो भाई साहब एकदम सही है, क्योंकि हम इसी से बचेंगे नहीं, या तो हमारे लिए पॉजिटिव है भाई साहब, दैनिक जीवन से हम जोड़कर तो बच्चों को सिखाएंगे। इसका मतलब या हमको बचने की बात हो रही है ना, तो बचने एवॉइड की बात हो रही होगी, तो या हमें बता रहा है कौन सा इसमें से निगेटिव होगा, किससे हमसे बचना चाहिए। करा कि ये तो बात सही है, इससे तो कोई बचने की जरूरत नहीं है। उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, सही है। उनके जो सोशियो कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या इंपॉर्टेंस देंगे और उनका रिस्पेक्ट करेंगे, या तो भी बात राइट है। करा कि पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करेंगे, जो उनके कल्चर के जो लोकगीत हैं गीत हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। इसका मतलब कहीं ना ए भी सही है, बी भी और सी भी है, हमें ढूंढना गलत। करा उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके पूरी लिए अप्रासंगिक पूरी तरीके से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कुछ हम ध्यान देंगे। भाई साहब वह जनजातीय समूह से आता है, उसे क्या पता है, या अप्रासंगिक चीजें बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा और इसी से बचना होगा। इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 20 नंबर चर्चा कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। करा क्या भाई साहब ध्यान न्यूनता, सक्रियता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, करा स्वालीनता, करा जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या में लिप्त रहे, करा पठन वैकल्य, करा जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे, करा वाक बाधिता, करा मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करे। तो कौन सा इसमें से रणनीति, कौन सा युग्म सही है? 20 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक, और अच्छा प्रश्न है। 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए, कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा, कौन से दिव्यांगता?
जो ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान न्यूनता अशक्तिता विकार की बात करें, जिसे मैंने बताया था एडीएचडी, और उसके लिए क्या होगा, लंबी अवधि की फिल्में कैसे दिखाएगा, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह युग्म पूरी तरीके से सही नहीं है, या युग्म जो है एडीएचडी वाला बात गलत है। स्वलीनता होता है जो अपने आप में लीन होता है, ठीक है, जितना हो सके एक ही समय साड़ी दिनचर्या में रखे। और सही बात है, स्वलीनता वाले को आप ऐसा ही किसी ना कोशिश करेंगे, एक ही दिनचर्या में एक ही माहौल में रखने की कोशिश करेंगे और एक ही समय साड़ी में रखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सही होगा। अगर पठन वैकल्प हो, पढ़ने में दिक्कत है, तो अगर जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें, जो पढ़ने संबंधित है तो क्या उसे जटिल गणना वाला देंगे प्रश्न, तो इसका कोई मतलब नहीं है। करा कि वाक वैधता वाले करा कि केवल मौखिक रूप से स्वीकार करें, तो ये अभी मिलान नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा आपका गलत होगा, युग्म गलत है, युग्म है बी ऑप्शन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, आगे 21 नंबर चर्चा करा कि अभिकथन आपके सामने है। कथन में कह रहा है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई निर्णय ले, कोई अब डिसीजन लें, तो हम बच्चों को उसमें शामिल करें। जो स्टूडेंट है आपके रूम में उनको हम शामिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप पढ़ाने गए हो और बच्चा पढ़ेगा, जब बच्चे के हेल्प के लिए, बच्चे के जो ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा तो उसका कोई निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं होगा। लेकिन इसीलिए जो भी निर्णय लें, जो भी आप डिसीजन लें, वह बच्चे को आधारित, बच्चे को लगे कि भाई साहब हमें प्रेफरेंस देते हुए, बच्चे को महत्व देते हुए उसका निर्णय लेना चाहिए। और इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से राइट हो रहा है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी शिक्षक जो स्टूडेंट को सीधे स्थानांतरित नहीं करता है कि लो भैया या ज्ञान की पुड़िया है, इसे अपने थोड़ा घोल के पानी में पी जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सीखने सिखाने की जरूरत पड़ती है, और इसलिए जो तर्क है गलत है और कथन क्या है सही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बनेगा, क्या आपका ए और आर दोनों सही हैं? नहीं, ए और आर दोनों तो सही नहीं है, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं या भी नहीं है, राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, एकदम सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, 22 नंबर की चर्चा करते हैं ध्यानपूर्वक। कारक विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं नए ज्ञान का आधार किसे बनाते हैं? ऑप्शन को देखेंगे, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। ठीक है, हम जो बच्चे का जो नए ज्ञान का निर्माण का आधार जो बनाते हैं, जब बच्चे किसे जोड़ते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बातें बता रहे होंगे, तो मैंने जो आप रिलेट कर रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है इसके बारे में, उससे कहीं ना कहीं जोड़ के आप चीजों को समझ रहे होंगे। वही कह रहा है जो उसके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, तो उसी से हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं बात हमारी बन रही ए ऑप्शन में, जो उनके द्वारा अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो भाई साहब उससे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और अप्रासंगिक है, क्या उससे रिलेट करेगा तो और भी कंफ्यूज हो जाएगा, गलत बात होगा। कारक जो उनके लिए पूरी तरीके से अपरिचित और अज्ञात हैं। भाई साहब अपरिचित और अज्ञात से जोड़ेंगे तो जो पुराना जो आप नया सीखे हैं वह तो भूलेंगे ही, और जो पुराने पहले से आप चौपट नाश तो हैं ही। तो इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन नहीं बनेगा। जो उनके वर्तमान संज्ञान स्तर से बहुत परे हो, मतलब उससे कोई लेना देना ना हो, उससे बहुत परे हो, दूर हो, कोई मतलब ना हो, उससे जोड़ना चाहिए, गलत बात। और राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। तो दोस्तों वह हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो बच्चा पहले से सीखा है, जो नया ज्ञान आ रहा उससे रिलेट कर पाए, और इसीलिए दोस्तों आपका 22 का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के लिए, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में, जो सीखने का जो सामाजिक संदर्भ है, तो करा कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। करें कि संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई साहब एकदम सही है कि सीखने के लिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ बात करें जो इंटरेक्शन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव है, हमारा आंसर नहीं होगा, हमको ढूंढना है नेगेटिव वाला। करा सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में होता है, और यही बात गलत है, क्योंकि दिमाग में ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते हो कि जो इंडिविजुअल इन हिज
करें कि माइंड, या ये बात गलत है और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि करें दिमाग में ही होते हैं। कर विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, और सही है कि या बहुत से बच्चे अपने कल्चर से समझ लेके आते हैं, यह भी बात सही। कर जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं और अधिगम सुदृढ़ हो जाता है और कहीं कहीं प्रबलित और परिष्कृत हो जाता है। देखिए जब आप सहयोगात्मक रूप से सीखते हो, और ऐसा मानते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज से जब सीखता ना, जब एक दूसरे से वार्तालाप करके सीखता तो ज्ञान बहुत मजबूत, सुदृढ़ और कहीं ना कहीं वह परिष्कृत और कहीं ना कहीं प्रबलित हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ऐसा कारक है जो विद्यार्थी की असफलता के लिए क्या है, जिम्मेदार होगा? तो कहा कि भाई साहब असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके, या विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, या व्यक्ति भिन्नताओं का मान। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसको वैल्यू देंगे तो क्या बच्चा फेल होगा? एकदम नहीं फेल होगा, असफलता का लिए जिम्मेदार नहीं है। करेक्ट, क्या विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां होगा, जो क्या स्टूडेंट सेंटरिक जो एक्टिविटीज है उसको महत्व देंगे तो बच्चा फेल होगा? नहीं होगा। हमको ढूंढ रहा है असफलता वाला, तो असफलता वाला क्या होगा, इन रेफरेंस जो कोर्स है जो आप देंगे, जो उससे कोई जो क्या होगा, असंदर्भित जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो बच्चा फेल ही होगा। क्योंकि भाई साहब अगर आप सीटेट की तैयारी करें, हम सीटेट के हिसाब से पढ़ाएंगे तभी तो आप पास होंगे, तभी तो अच्छा स्कोर आएगा, तभी तो आप 29 और 30 प्रश्न करके आएंगे, राइट करके आएंगे सीडीपी में। अगर हम आपको यूपी टेट की तरह, सुपर टेट की तरह चीजें पढ़ाने लगे तो उससे क्या मतलब, वो पेपर में आने ही वाला नहीं है। और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन 24 का ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 25, करा कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। किसकी भागीदारी की आवश्यकता होती है? क्या सक्रियता की, या विनम्र की, या आंशिक की, या निष्क्रिय की? क्या होगा, एक्टिव, पोलाइट, या करा पार्टियल, या फिर करा कि आपका होगा पैसिव। तो दोस्तों इसमें से कहा कि कौन सी प्रभावी अधिगम के लिए क्या विद्यार्थियों की जरूरत है, वह सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसकी? सक्रिय, एक्टिव की जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। करा कि अधिक संज्ञानात्मक कौशल, करा कि मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या है? मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या है? और ऐसा आप सभी के पेपर में आते हैं प्रश्न। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर हैं, या विद्यार्थी में संज्ञान विकास की देरी को दर्शाते हैं। देखिए अधिसंज्ञानात्मक जो कौशल होते हैं वह आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका लर्निंग है, उसे क्या करता है, उसे नियमित करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। तो जो रेगुलेटेड थिंकिंग एंड लर्निंग, और इसे नियमित करने में जो आपका लर्निंग है, आपका जो चिंतन है, थिंकिंग है, दोनों को नियमित करने में मदद करता है। तो 26 का बनेगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। देखिए यहां पर करा समस्या प्रभावित नहीं करते हैं, तो भाई साहब संज्ञान और समस्या जो आपने कॉग्निटिव और कहीं ना कहीं आपकी जो आपका बात करें जो कॉग्निशन है और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको क्या करेंगे, इफेक्ट डालते हैं, करा इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसी इफेक्ट डालते हैं, ये गलत होगा। केवल विषय वस्तु रटने पर, तो रटना के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर करा कि देरी को दर्शाते हैं, ऐसा भी कुछ दर्शाता नहीं है। तो दोस्त जो बनेगा 26 का वह यही ऑप्शन बनेगा। 27 नंबर के लिए त्रुटियों के बारे में, जो आप त्रुटियां करते हैं, जो इरर करते हैं, वह इरर के बारे में कौन सा सेंटेंस इसमें से राइट होगा, कौन सा कथन इसमें से सही होगा। अधिगम त्रुटियों में, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां की कोई भूमिका नहीं है। भैया साहब त्रुटियां जब अधिगम आप करते हैं तो त्रुटियां होती हैं, चाहे आप करें या हम करें। जब हम सीखेंगे, सिखाएंगे, त्रुटियां होंगी। क्यों? क्योंकि तभी आप सीखेंगे,
त्रुटियों के बिना जब आप सीखते हो तभी त्रुटि होता है। कोई जन्म से सीख के नहीं आता है, यहीं पर सीखता है और यहीं पर सारी चीजें त्रुटियां करके फिर सीखता रहता है, समझता रहता है। जितना प्रैक्टिस, जितना त्रुटियां, उससे सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आपसे करा कि कोई भूमिका नहीं, एकदम भूमिका है। करा एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। ऐसी बात गलत है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपने त्रुटियों की स्वयं खोज सुधार करने में सक्षम नहीं है। देखिए, क्या कोई ऐसा है जो आप त्रुटियां करते हैं तो उसे सुधार नहीं कर सकते हैं? क्या आप कभी कभी आप किसी सेंटेंस क्वेश्चन को गलत बताते होंगे तो फिर आप राइट नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं, तो करा कि वह विद्यार्थी नहीं कर सकता है, तो ऐसा बात तो गलत होगा। या ऑप्शन डी तो अपने आप से हट गया। कर त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण करें। क्या करें? त्रुटियों पर क्या करेंगे? हम विश्लेषण करेंगे और डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो साथ ही साथ चर्चा और साथ साथ जब एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, वह अर्थपूर्ण अधिगम में बन जाता है, वह उससे कुछ आप नया सीख जाते हो। और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। और बी की बात करेगा इनाम और सजा, अपने आप में गलत होगा। इनाम सजा नहीं मिलेगा तो बात तो या तो चीजें गलत है, लालच पाने वाला मामला खत्म है। तो दुनिया में त्रुटियों का कोई भूमिका नहीं है, एकदम भूमिका है। तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका 27 नंबर के लिए जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, 28 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, करा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है? करा कि किस प्रकार का होगा, किससे? वह करा भाई साहब जो संवेग और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार से है। तो करा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण करा कि संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। करा संवेग एक अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो कौन सा इसका अधिगम और सूचना प्रसंस्करण के मामले में कौन सा इसमें से राइट है? प्रश्न संख्या 28 को ध्यान पूर्वक देखेंगे और आप बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊ है। तो अधिगम और सूचना जो प्रसंस्करण है, तो करा कि जो भैया साहब जो लर्निंग है और साथ ही साथ करें जो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है, तो इंफॉर्मेशन एक तरीके से प्रसंस्करण का मतलब प्रक्रिया समझिए, प्रोसेसिंग प्रक्रिया है और संवेग है और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार से है। तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं और सही है। जो अधिगम है और जो इंफॉर्मेशन जो की प्रक्रिया है वह आपके संवेग से और काफी हद तक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। अच्छा, बी ऑप्शन में करा कि जो संवेग है और अधिगम है और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे कोई संबंध नहीं। भाई साहब एकदम क्यों नहीं संबंध है? देखिए, आपको इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आपकी संवेग हावी नहीं होती क्या? आपको कोई सूचना अच्छी खुश बातें की जाए तो आप खुशी हो जाए, कोई अच्छी बातें की जाए तो आप खुशी हो जाते हैं, तो संवेग हावी होता है कि नहीं होता है? तो कह रहा है कि कोई संबंध नहीं, गलत होगा। अच्छा, सी ऑप्शन में कह रहा है सकारात्मक संवेग जो होंगे, जो पॉजिटिव वाले इमोशंस हैं, वह अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। भाई साहब, जब आप अच्छा कोई संवेग आपके सामने आता है तो क्या आप नकारात्मक रूप से होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं? चलिए, तो यह तो गलत होगा। करा कि नकारात्मक जो संवेग है वह अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। भाई साहब, आप फेल होते हैं, अगर फेल की आपकी खबर आ जाए, कोई चीज आप पेपर दे और फेल की खबर आए कि रिजल्ट देखें फेल है, तो आप खुशी होगा, सकारात्मक रूप से होंगे, या तो बात बिगड़ गई। और राइट आंसर क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन बनेगा 28 का। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर के लिए, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। भाई साहब, कोई एक विद्यार्थी है जो अपने संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करे, किताबें पढ़ी है। या किस प्रकार का लक्ष्य का उदाहरण है? कर महारथ हासिल करने की दिशा में उन्मुख है, का परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य है, या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे प्रश्न संख्या 29 के लिए क्या आपको लगता है कि क्या इसमें से राइट होगा। करा कि भाई साहब गोल्स ओरिएंटेड टूवर्ड जो मास्टरी करा कि
करा कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड मिस्ट्री गोल्स, तो आप जानते हैं तो कह रहा है कि अवॉइड करने की बात हो रही है, गलत होगा। परिहार करने की बात गलत। करा प्रदर्शन में उन्मुख, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रदर्शन दिखावट के लिए कर रही है, नहीं करी दिखावट नहीं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं भीतर उसकी जिज्ञासा है, तो वह कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मोटिवेट है, तो या तो बात बिगड़ेगी। करा परिहार की बात जैसे हुआ तो कहीं ना कहीं करा कि आपको परिहार की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, तो या तो गलत होगा एकदम बात। परिहार उन्मुख प्रदर्शन के लक्ष्य नहीं दिखा रही है, कहीं ना कहीं परिहार वाला या आपका होगा जो एवॉइड वाला बात होगी, वह एविडेंस वाली बात होगी, वह चीजें नहीं होगा। इसमें परिहार वाला अपने आप गलत हो जाएगा, बी और डी। और सी में करा कि दिशा में कहीं ना कहीं वह जिज्ञासा को शांत कर रही, कहीं ना कहीं महारत हासिल करने की बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसके बारे में बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य की बात हो रही है। और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा, ध्यानपूर्वक, और एनईपी से संबंधित लास्ट अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कह रहा है कि कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, कर बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, कर परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, कर आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 30 नंबर के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहता भाई साहब कठोर पाठ्यक्रम की बात करता ही नहीं है, ना शिक्षा शास्त्र की बात करता है, गलत हो जाएगा। कर बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की बात करता है, एकदम आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। सी में अगर आप परीक्षा की ओर, तो परीक्षा उरीक्षा वाला बात गलत होगा। और आकलन के लिए योगात्मक तरीकों की बात नहीं करता है, वो रचनात्मक तरीके की बात करता है, या भी गलत और या भी गलत। तो राइट आंसर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आप सभी के सामने या 30 प्रश्नों के माध्यम से हम सभी ने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, और यह देखा है कि किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इससे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और ऐसे ही आपके मॉडल पेपर, बहुत सारे मॉडल पेपर देने का प्रयास करेंगे। और हम हर मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक और आपके प्राइमरी साथ साथ जूनियर दोनों को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर का डिजाइन किया गया है, और अच्छे से आप सभी को कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है और पढ़ते हुए चलना है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार अपने हिसाब से कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत थैंक यू मित्र, नमस्कार।